वंदे मातरम। 20 नवंबर महापर्व छठ का जो आज डूबते हुए सूर्य को व्रतियों ने अर्घ दिया, भारत का एकमात्र ऐसा त्योहार जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उपासना की जाती है। छठी मैया को लेकर ये पूजा की तैयारी लोग करते हैं। 4 दिनों का ये त्योहार है। 20 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है और 21 नवंबर को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जैसे कि पहले भी घोषणा की गई थी कि आरजेएस की पीडीएफ स्मारिका का लोकार्पण आप सभी मिलकर करेंगे, आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं छठ पर्व के इस गीत से, और भी तमाम चीजें हैं जो आपको शेयर करेंगे। जहाँ और तमाम चीज़ों के साथ हम उपस्थित हो गए हैं और हमारे आरजेएस फैमिली और आप सभी लोग जो हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई परिवार के सदस्य हैं, तो वो भी यहाँ पर जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये छठ पर्व डूबते हुए सूर्य के बारे में बताया जाएगा कि उसको पूजा करने का मतलब है कि बहुत बड़ा संदेश इस छठ के माध्यम से दिया जा रहा है। और इसे पूर्वांचल का कह के हम लोग उसको बहुत ही छोटा कर देते हैं, लेकिन सूर्य जो कि रोशनी देता है, बिना उसकी रोशनी के रात भी नहीं हो सकती है। और सूर्य देवता हैं, भगवान के रूप में जो सनातन संस्कृति है, जो हम लोगों की परंपरा है कि सूर्य को हम लोग देवता मानते हैं, उसकी आराधना और पूजा करने का दिन है। तो बहुत ही एनर्जी का दिन है, और ये एनर्जी अगर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है तो निश्चित रूप से उसमें एक पावर आ जाएगी, आपके अंदर पावर आ जाएगी सूर्य भगवान की कृपा से। इसलिए व्रती जो हैं इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चे बूढ़े सभी करते हैं। ये गीत सुनते हैं। हाँ, तो आप जानते हैं कि ये संतान की सुरक्षा रक्षा के लिए भी माताएं जो हैं व्रत रखती हैं, और इसको लेकर कुमार विश्वास ने भी एक पोस्ट साझा किया है। कुमार विश्वास जो कवि हैं, वरिष्ठ कवि, क्या कहते हैं आइए आपको सुनाते हैं।
डॉक्टर कुमार विश्वास लिखते हैं, उगते सूरज को सलाम करने वाले समूचे संसार में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अस्तलगामी सूर्य को भी अर्घ्य देने की परंपरा है। दिन भर अपने तप्त तेज से पूरी पृथ्वी को आलोकित और ऊर्जित करने के बाद भगवान भास्कर जब स्वयं निस्तेज होकर ढल रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें प्रकृति के अन्य तत्वों के साथ मिलकर प्रणाम निवेदित करना हमारी कृतज्ञता का बड़ा ही सुंदर और जीवंत दृश्य है। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दौरान आज भगवान भास्कर की सांध्य आराधना का जो दिवस है उसे काफी देश भर में उमंग और उत्साह के साथ और कहीं अपने छत के ऊपर भी लोगों ने मनाया, घाटों पे जाकर मनाया और आज शाम जल में खड़े होकर अस्तलगामी सूर्य की मंगल कामना की पूजा की गई। सभी व्रतियों को सौभाग्य अचल रहे अनुष्ठान का अभिष्ट सभी इष्ट मित्रों तक पहुंचे तथा समस्त सदीक्षाएं पूर्ण हो। कुमार विश्वास कवि ने ये पोस्ट और ये फोटो भी साझा किया है। और इस तरह से बारी बारी से उन चीजों को हम आप तक पहुंचाएंगे। माननीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय वेंकैया नायडू जी ने भी पोस्ट साझा किया है, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रद्धालु देशवासियों को छठ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह शारदीय प्रकृति के उल्लास का उत्सव है। प्रार्थना करता हूं कि भगवान सूर्य अपनी सात्विक ऊर्जा और ऊष्मा से देशवासियों के जीवन को स्वस्थ समृद्धि से प्रकाशित करें। और यह फोटो भी माननीय वेंकैया नायडू जी ने साझा किया है। तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके साथ आपका भी कोई बच्चा यहां पर अगर उपस्थित है तो आप यहां लिख सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। तो उससे, क्योंकि अब हम ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, बारी बारी से जिन लोगों ने पोस्ट भेजा है उन लोगों का पोस्ट जो है रूबरू कराएंगे। जैसे कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं कि छठ लोक उत्सव का पहला दिन कृतज्ञता ज्ञापन का महोत्सव, यानी नहाए खाए से 18 नवंबर से यह शुरू हुआ और छठ व्रती कटिबद्धता से स्वच्छता का अनुपालन करती हैं। स्वच्छता ही स्वास्थ्य का आधार है, वैसे ये पुरुष भी छठ व्रत करते हैं। छठ व्रती की स्वच्छता से सूर्य रश्मियों से समग्र जीवन की रोग निवृत्ति यानी कि इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है और दैनिक पावनता के लिए नहाना दैनिक चर्या है। छठ व्रतियों का नहाए सामान्य नहाना मात्र नहीं है, यह विधि छठी मैया को पावन बनाती है, जगत माता दुर्गा बनाती है। छठ व्रतियां पावन शक्ति की मूर्ति हो जाती हैं, उनका नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पावन हो जाते हैं। छुआछूत के बुरे प्रभाव हमें प्रभावित नहीं करते हैं। फलस्वरूप छुआछूत की सामाजिक जो बुराई का समाधान है वो इस परंपरा में दिखती है। एक समय माथे पर मैला ढोने वाले छठ व्रती को भी माता का सम्मान हम देते थे। ये हमारे प्राचीन सकारात्मक आंदोलन का परिणाम है। आज माथे पर मैला ढोने की प्रथा नहीं रही। छुआछूत भी समाज से अलग अलग अब होती जा रही है और सभी मिलकर इस व्रत को करते हैं। जब व्रती को पांव पूजने की एक परंपरा है। छठ व्रती कद्दू दाल भात नहाए खाए के दिन खाती हैं 18 नवंबर को, और ये प्रसाद सभी जन खाकर धन्य महसूस करते हैं क्योंकि उनकी मानसिक सोच, प्राणिक चेतना और शरीर भी पवित्र हो जाते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति में सूर्य देव के माध्यम से मिलने वाली मदद का स्मरण ध्यान करती हैं और कृतज्ञ होती हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करती हैं। इस प्रकार आराध्य देव सूर्य की ओर प्रथम पायदान की यात्रा आगे बढ़ती है। और दूसरे दिन क्या होता है, यानी 19 नवंबर को कल जो है छठ उत्सव का दूसरा दिन होता है और उसमें खरना कहते हैं उसे। खरना ये स्वास्थ्य की कसौटी पर उत्सव है। छठ व्रती आज सूर्य उपासना की पूर्व संध्या गुड़, मीठा, चावल, रोटी, केला का प्रसाद छठी मैया को अर्पण करती हैं। जन कल्याण की सकारात्मक सोच शक्ति छठी मैया को हृदय में धारण कर लेती हैं। मुंह जूठन कर सूर्य उपासना का संकल्प कर लेती हैं। हम सभी छठ व्रतियों को छठी मैया का सम्मान, पांव छूना करते हुए प्रसाद ग्रहण करके धन्य होते हैं। अपना स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करते हैं और प्रसाद ग्रहण में जूठन वहीं छोड़ने के नियम का जो है पालन अनिवार्य है और जूठे पात्र का निस्तारण में स्वच्छता का अनुपालन अनिवार्य होता है। यह अन्न संरक्षण के अभ्यास की लोक परंपरा है। आमंत्रण का इंतजार नहीं करते हैं, कारण स्पष्ट है। मान सम्मान, सगे संबंधियों से रिश्ते से अलग छठी मैया के रूप में व्रतियों का चरण स्पर्श की परंपरा जो है निभाई जाती है और त्योहार की पावनता, लोक कल्याण कामना और सकारात्मक संपर्क साधना अद्भुत और अद्वितीय है। इसीलिए विभिन्न राज्यों और देशों से आकर बसे जनमानस पूर्णतः जो बाहरी हो गए हैं, अपने गृह राज्य का निवासी कहलाने पर बड़ा गौरव
महसूस करते हैं और इस प्रकार समग्र सकारात्मकता का परिदृश्य छठ महोत्सव है। जय छठी मैया। ये दूसरे दिन का था, आपको यहाँ पर बताया गया, खरना के नाम से होता है दूसरा दिन। और तीसरा दिन जो है वो जो अस्तलगामी सूर्य होते हैं उनकी पूजा का दिन होता है। और छठ महोत्सव स्वच्छता, पवित्रता, पावनता, लोक कल्याण और सकारात्मकता के कठिन नियमों का पालन करते हैं और सूर्य को नमन करते हैं। सबों की कामना पूर्ति के निमित्त सुपली जो सूप होता है उसको सजाया जाता है और सूप में, सुपली में फल फूल ठेकुआ आदि भोग और पूजन सामग्री रखी जाती है। व्रती दौरा वो जो डाला होता है उसमें सूप, फल फूल, पूजन सामग्री को सजाकर घाट पर पैदल जाते हैं। कुछ व्रतियां साष्टांग दंडवत करते हुए घाट पर जाती हैं, अर्घ देने की तैयारी करती हैं। जलाशय में डुबकी लगाकर आंचल को लेकर सिंदूर और चावल के आटे का हाथ में लगाकर सुपली लेकर सूर्य देव को अर्घ करते हैं। उसमें फल फूल सब रहते हैं और भक्तजन जल दूध का अर्घ्य देते हैं। तब अगले दिन उगते सूर्य की आराधना आरंभ हो जाती है। तो सांध्य काल में ये जो है एक मूल्यांकन की जाती है। माता श्री संध्या देवी से प्रार्थना की जाती है वे हमारे दिवा कर्मों का मूल्यांकन करें, हमारी ओर से प्रतिवेदन सूर्य देव को दें। अस्तलगामी सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है कि हमारी रात्रिकालिक जीवन की घड़ियों में भी उनकी प्रेरक रश्मियों का लाभ मिलता रहे। इस साधना से छठ महोत्सव के समग्र जीवनोपयोगी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सूर्यदेव की रश्मियों की शक्ति हमारे शयन की घड़ियों में भी मिलती है। हमारे नक्षत्र वैज्ञानिकों ने इस परंपरागत गतिविधियों के पीछे छुपे रहस्य का प्रमाण भी प्रकट कर दिया है। यानी कि पूरा भारत जो है वो इस व्रत को करने के बाद, और घाट पर बड़े बड़े गायक, पर्सनालिटी, कलाकार वगैरह भी पहुंचते हैं। जो चंदन तिवारी लोक गायिका, वो भी आज घाट पर पहुंची थी और उन्होंने बहंगी घाटे चौपाई बाट जे पूछेला बटोहिया बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। दयान हारा हुए रे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। जी हाँ, तो ये चंदन तिवारी जी लोक गायिका जो कि छठ घाट पे गई थी अभी थोड़ी देर पहले, अर्घ्य देने से पहले की ये रिकॉर्डिंग थी। और इसे लेकर उन्होंने जो गीत गाया कि जो बटोहिया मतलब रास्ते में जो मिला, वो पूछ रहा है भाई ये लेकर जा रहे हो क्या है ये, तो गाने में आया है कि अरे तुम आन्हर हो, मैंने कि अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये छठी मैया का जो है पूजन करने जा रहे हैं। और इस तरह से हमारे आरजेएस फैमिली में योगेश कुमार गोयल जी आरजेएस स्टार हैं, उन्होंने भी लोकमत समाचार में उनका ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। प्रकृति पूजा, आस्था और निष्ठा का अनुपम लोक पर्व है छठ। तो इस तरह से ये जानकारी जो है आरजेएस फैमिली के अलग अलग तरीके से लोग जो हैं इस छठ को मना रहे हैं और अपनी अपनी बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हर जगह रमेंद्र कुमार सिंह जो पटना से हैं, परिवार के साथ जो है छठ मना रहे हैं। इस तरह से ये विजुअल आप देखिए छठ में किस तरह से छत के ऊपर और इस तरह से बनाकर, और ये जो प्रसाद रखा हुआ है डाला छठ भी कहते हैं। और ये सूप के अंदर जो फल वगैरह जो रखे जाते हैं, ठेकुआ के बारे में भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी। तो ये पटना रमेंद्र कुमार सिंह अपने परिवार के साथ ये छठ मना रहे हैं। ये आज की तस्वीर है। जी, और अब आपको ये आप फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं राकेश कुमार तिवारी जी जो कि पत्रकार हैं और उन्होंने भी छठ व्रत किया है। यानी महिलाएं और पुरुष दोनों ही छठ व्रत करते हैं, महिलाएं ज़्यादा संख्या में करती हैं। और राकेश कुमार तिवारी जी फेसबुक लाइव में लगातार जुड़ते हैं, पत्रकार हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया हैं।
इसके साथ साथ आइए और भी लोग हैं जिन्होंने जमशेदपुर, आपको झारखंड लिए चलते हैं, वहां पर भी पूजा की तैयारी जो हुई है और वहां से ये क्या क्या घर में बना है वो भी आपको दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं ठेकुआ, नाम जरूर सुने होंगे। ये ठेकुआ होता है और ये गुझिया, ये सब छठ में बनाया जाता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये खाजा है। तो इस तरह से, और ये देखिए छठ पे कितना जब झारखंड में कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग छठ मना रहे हैं और लोग जाते हैं, उसका भी सीन आप देख सकते हैं। ये लोग इस तरह से मनाने जा रहे हैं। घाट पे जाने का ये वीडियो है, ये झारखंड से आया है, जो आरजेएस फैमिली से श्रेष्ठ कुमार हैं, श्रेष्ठ ने भेजा है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्लिप जो हैं वो आरजेएस फैमिली जो है वो इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं पर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जो कि लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं, उन्होंने ये छठ मनाते हुए अपने घर का फोटो शेयर किया है। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी। पीछे लोग बैठे हुए हैं और व्रती जो है वो छठ कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने छत पे ये छठ मना रहे हैं। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जुड़े हुए हैं। जय हिंद विष्णुपुरी जी। अपने सभी पोते पोतियों के साथ घर के अन्य सदस्य मिलकर छठ व्रत का पावन त्यौहार मना रहे हैं। ये पटना की तस्वीर है। अभी आप झारखंड की देख रहे थे, अब पटना की देख रहे हैं आप। साहित्यकार कवि डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी अपने परिवार के साथ अपने ही मकान के ऊपर पीछे इस तरह से गीत वगैरह भी सुन रहे हैं। देश के महान पर्व छठ माई का पूजा करते हुए और पोता हमारा और उसकी बहन परी आंसी सब छत के ऊपर बनी हुई घाट पर भगवान छठ मैया की आराधना में सभी दिन है और गीत गा रहे हैं। जी, गीत गा रहे हैं, छठ के गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं। तो इस तरह से विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने ये पोस्ट साझा किया था और पोता पोती भी बहुत जिज्ञासु हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपने पोता पोती को भी दिखाया। आइए ठेकुआ बनते हुए आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये ठेकुआ जो होता है बहुत ही फेमस होता है और प्रसाद के रूप में अगर व्रती जो हैं, कल सुबह में आप घाट पर आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि निमंत्रण के द्वारा बुलाया जाता है। व्रती का प्रसाद लेने के लिए लोग वैसे भी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। अगर आपने छठी मैया का प्रसाद ले लिया तो बहुत ही उसका असर होता है, बहुत ही अच्छा आपको महसूस भी होगा। और वहाँ पर व्रती जितने भी लोग जाते हैं सबको प्रसाद देने का प्रयास करते हैं। और आइए उस पूजन का एक दृश्य दिखाते हैं।
तो इस तरह बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है और इसमें बहुत ही पवित्र मन से साफ सफाई स्वच्छता का इसमें बहुत ही ध्यान दिया जाता है। और जहां जहां पर होता है वहां पर उन लोगों से पूछिए, बाहर के जितने भी लोग होते हैं वो घर छठ पर जाने का कोशिश करते हैं कि वो अपने घर पे जाएं, क्योंकि ये बहुत ही एक मिलने जुलने का भी त्यौहार होता है और इस तरह से ये छठ जो है वो मनाया जाता है। एक और तस्वीर आपको साझा करते हैं। जहाँ इस तरह से बहुत ही पवित्रता का ध्यान रखते हुए ये जो है पर्व त्योहार जो है मनाया जाता है। और ठेकुआ वगैरह जो प्रसाद है सुबह में आप देखेंगे, हम लोग इसका एक अंश आज दिखा रहे हैं, लेकिन कल सुबह में जो उगते हुए सूर्य की आराधना होगी, जो अर्घ्य दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको कल बताएंगे। तो आज एक क्लू जो है आपको दिया गया है। और ये कुछ जानकारियां भी देना चाहेंगे कि कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। उसको 6 दिन के बाद होता है छठ, ऐसे भी हो गया। और ये 4 दिनों का त्यौहार होता है और इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस वजह से इसे महापर्व, महाव्रत का नाम दिया गया है। आपने सुना होगा कि सूर्यदेव की आराधना का महापर्व छठ। और तो कौन है छठी मैया? ये सूर्य और छठी मैया के साथ है, तो मान्यता हमारी है, लेकिन उसे मानने में हम उनमें से अपने परिवार और उसमें एक सद्भाव बनाने की तरफ देखें तो मान्यता है कि छठी देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इसे साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या पोखर या तालाब या अपने छत पे आप जो व्यवस्था करते हैं वो पूजा जाता है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है और इसे ब्रह्मा की मानस पुत्री कहते हैं। तो वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है और जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत की भी एक कथा है और संक्षेप में जाने तो कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हुए। संतान शोक में वो आत्महत्या का भी मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, राजा, मैं षष्ठी देवी हूं, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो इस तरह की जो कथा है, किंवदंतियां हैं और इन चीजों से हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि जो सूर्य हैं उनकी आराधना करने से निश्चित रूप से हम लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस परंपरा को आगे धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ के आज
आप जानते हैं कि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में एकमात्र यही एक त्योहार है जिसमें डूबते सूर्य को पूजा किया जाता है। उगते सूर्य को तो 21 नवंबर को कल किया जाएगा, लेकिन डूबते हुए सूर्य की पूजा करना ये अपने आप में पूरे दुनिया को एक संदेश देता है। और आरजेएस फैमिली ने घोषणा की थी कि आज के दिन जो है वो स्मारिका का लोकार्पण किया जाएगा। और आप लोगों से कहा गया था कि स्मारिका को आपके पास भेज दिया गया है। जिन लोगों ने नंबर भेजा दिया था तो वो लोग इस स्मारिका पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं और आपकी टिप्पणी को यहां पर साझा किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी टिप्पणी करें ताकि आगे उस पर चर्चा किया जा सके। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी का धन्यवाद, आप जुड़ चुके हैं। आदिराम शाक्य जी झारखंड जमशेदपुर टाटानगर से जुड़े हैं, धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जुनेजा जी धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद। रविंद्र प्रसाद जी जय हिंद। रवि कुमार जी वंदे मातरम। सुशील खन्ना जी जय हिंद। हेमंत नरूला जी जय हिंद। तो आरजेएस की स्मारिका का कहा गया था। आरजे अशोक कुमार शर्मा आकाशवाणी से हैं। डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी जुड़ चुके हैं। आकांक्षा जी, बिंदा जी जुड़ चुके हैं। हमारे परिवार के लोग भी जुड़ चुके हैं। और अब हम चाहेंगे कि आप लोग उस स्मारिका से संबंधित जो है वो अब रिलीज करें। आप लोग इस एक बार मैं प्रदर्शित कर देता हूं। ये स्मारिका जो है घर घर के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें आप देखिए लाला लाजपत राय जो अक्टूबर और नवंबर के ये 25 अक्टूबर से लेकर और 20 नवंबर तक की चीजें इसमें शामिल की गई हैं। जो बिल्कुल जो महापुरुष हैं उन लोगों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग जो हैं घर घर के लिए ये बनाए हैं। यहाँ पर छठ के बारे में भी है। और ये देखिए टीम आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी जुड़ चुके हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी। आप यहाँ देखते थे सोमेन कोले जो कि तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र आप ऊपर देख रहे हैं। 5 साल से हम लोग ये सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू किए हुए हैं। TJAPS KBSK हुगली पश्चिम बंगाल। लगातार आप संपर्क में रहे हैं, कार्यक्रमों में आते रहे हैं। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड दिखाना चाहेंगे। इसका लोकार्पण हुआ था। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसमें राजा तनेजा जी की भेंट है ये आरजेएस फैमिली को। और ये लोकार्पण हुआ था पिछले साल जब स्वतंत्रता दिवस का जय हिंद जय भारत कार्यक्रम नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें ये साझा किया गया था। उसी वक्त की ये पीछे आप देख रहे हैं, इसका लोकार्पण किया गया था। यहाँ पे मुनि इंटरनेशनल स्कूल के अशोक कुमार ठाकुर जी हैं, अमित आजाद जी हैं और पार्थ सारथी थपलियाल जी भी हैं, जो कि हम लोगों के राष्ट्रीय वेबिनार में हैं मुख्य वक्ता और फेसबुक लाइव में भी जुड़ते हैं। मैं खड़ा हूं और यहाँ पे अशोक जैन जी हैं जिन्होंने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता यहाँ पर हैं अशोक कुमार ठाकुर जी, दीप माथुर जी और अशोक जैन जी। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के आगे आपको तस्वीर मिलेगी। तो ये दीप माथुर जी हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के प्रतिमा दिल्ली में जो है वहाँ से ये तस्वीर है। और यहाँ पर फेसबुक लाइव का भी अंक आपको दिया गया है। जैसे 92वां अंक है, 91वां अंक है, वो यहाँ पर साझा लिंक के साथ दे दिया गया है ताकि आप अपने बच्चे को ये दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, उसे संस्कारित कर सकते हैं। और स्पेशल आरजेएस फेसबुक लाइव शो हुआ था अमीन सयानी जी के ही बिना का गीत माला के अंदाज में। और 88 वर्षीय अमीन सयानी जी को बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें और आपकी स्टाइल में उसे करने की एक तुच्छ कोशिश की गई थी और लोगों ने काफ़ी सराहा था। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व अमीन सयानी जी का रहा है। उनकी आवाज़ का जादू पूरे भारत एशिया में रहा है। और आगे इसी तरह से आप करेंगे। ये लेट अजमेर सिंह खरब जी हैं, मुंटेला खुर्द नई दिल्ली में जो गांव है वहां के निवासी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। आरजेएस के कार्यक्रमों में लगातार आप आते रहे हैं। आरजेएस के गुरुकुल में आपका पोता भी शामिल होता रहा है। ये पूरी कहानी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम लोग भूलेंगे नहीं। जो लोग आरजेएस में हैं, आप नहीं हैं दुनिया में, लेकिन आरजेएस में आप अमर हैं। ये सारी तस्वीर गुरुकुल और कार्यक्रमों में स्वर्गीय अजमेर सिंह अपने पोते प्रशांत और निशांत के लिए आते रहे और तन मन के साथ निभाते रहे। सच्चे समाज सेवी थे।
तो इस तरह से हम लोग इनकी यादों को इसमें साझा किए हैं। ये सब बच्चे हैं जिनको कि संस्कारित करने का, ज्ञान के साथ संस्कारित करने का कार्यक्रम, और बड़े मंच पर, ये मंडी हाउस दिल्ली में है, वहाँ यहाँ पे मन्ना गुरुकुल के स्टूडेंट्स यहाँ पर गए थे और सबने बहुत अच्छा VIP लोगों के बीच कार्यक्रम की। एक गुरुकुल की तस्वीर है, अशोक कुमार ठाकुर जी देख रहे हैं, पीछे अजमेर सिंह जी हैं वहाँ पे, और ये संगीत के टीचर हैं और बच्चे हैं। तो इस तरह से एक कोशिश समाज सेवा या बच्चों को संस्कार देने की शुरू से ही कोशिश रही है। और ये 25 अक्टूबर का जन्मदिन किनका है वो सारी तस्वीरें हैं। यहाँ पे आप देखिए विजयादशमी का है, उस खबर भी, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का त्यौहार है विजयादशमी। तो इस तरह से ये खबरें जो हैं इसमें दी गई हैं। फिर जो महापुरुष हैं उन लोगों के बारे में भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ आप अखबारों में, पॉजिटिव मीडिया ने जो खबर दी है, हम लोगों ने परफेक्ट हेल्थ मेला को जो ऑनलाइन हुआ था उसका समर्थन किया था, तो पॉजिटिव मीडिया ने वो खबरें प्रकाशित की थी। और पूर्वजों और महापुरुषों के सम्मान में बनेगा नई दिल्ली में RJS सकारात्मक भारत भवन, RJS फैमिली, ये वेबिनार हुआ था उस पर आधारित, उसकी पॉजिटिव मीडिया ने खबरें दी थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और लिंक भी भेजा हुआ है, और अलग अलग दिन के जो महापुरुष हैं उनके बारे में डिटेल बताया गया है कि वो कौन थे और कब उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे ईद ए मिलाद जो त्यौहार है मनाया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी साझा की गई है। होमी जहांगीर भाभा जो बड़े वैज्ञानिक थे, उनके बारे में यहाँ पर तस्वीर के साथ साझा किया गया है। 31 अक्टूबर यहाँ पे वाल्मीकि जयंती पर RJS फैमिली से मुझे आमंत्रित किया गया था वक्ता के रूप में। तो यहाँ पे मैंने वाल्मीकि जयंती पे भाग लिया था। और इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, जानकारियाँ जो ये नई पीढ़ी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे अगर पढ़ेंगे इसको तो वो कुछ अच्छी जानकारी इसमें से ले सकते हैं। लेकिन ये सकारात्मक भारत आंदोलन की PDF है, इसमें सारी चीज़ें, पृथ्वीराज कपूर हैं, ये सोमनाथ शर्मा जी, मेजर सोमनाथ शर्मा जी का बलिदान दिवस पर ये सारी चीज़ें जो हैं तस्वीर के साथ, और अलग अलग लोगों के बारे में ये आप देख सकते हैं। जय किशन जी हैं, संगीतकार जो हैं। ये देखिए कंप्यूटर, विश्व स्तर पर मानव कंप्यूटर कहा जाता है, शकुंतला देवी उसमें है, करवा चौथ है उसके बारे में। ये प्रभाष जोशी जी पत्रकार हैं। ये भूपेन हजारिका जी जो पूर्वोत्तर के गायक रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में तमाम चीज़ें जो हैं, जो कि जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और आपके बच्चों के लिए उपयोगी, बाबा नागार्जुन है ना, तो इन सब चीज़ों को इसमें साझा किया गया है। सवाल ये है कि बच्चे का आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, ये देखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट इसमें जग जाएगा, इन चीज़ों को जानने में, किताबों में, या जो ऐसी जानकारी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो हो सकता है। 18 नवंबर को आप जानते हैं कि जो युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में जो पराक्रम पुस्तक लिखा है दिनेश कांडपाल जी ने, और उसी पुस्तक पर आधारित भारतीय सेना ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो आज इन्होंने इसके बारे में ये साझा किया है, दिनेश कांडपाल जी। नमस्कार। आज से 3 साल पहले मैंने भारतीय सेना के शौर्य की कहानियों को संकलित करके ये पुस्तक लिखी। 16 कहानियों का ये संकलन है, और इन्हीं में से एक कहानी 1962 के उस युद्ध की है जिसे दुनिया की सबसे एपिक बैटल्स में से गिना जाता है। वो लड़ाई है रीजांगला की लड़ाई, जो 18 नवंबर 1962 को चाइनीज सोल्जर्स और भारतीय जवानों के बीच लड़ी गई। 13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवान वहां पर तैनात थे। उन पर 5000 चीनियों ने आक्रमण किया, और इन 120 जवानों ने 1300 चीनियों को पहले गोलियों से मारा, और जब गोलियां खत्म हो गईं तो अपनी संगीनों से काट डाला। इस पुस्तक में मैंने उस कहानी का सजीव वर्णन करने की कोशिश की है। 8 साल की रिसर्च के बाद मैंने ये किताब लिखी, और अब मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि इस किताब की कहानी रीजांगला पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने बनाया है, खासतौर पर कर्नल NN भाटिया, जिन्होंने रीजांगला पर बहुत काम किया, पहले किताबें लिखी, और अब वो वीडियो फिल्म के जरिए इस पर आ रहे हैं। ये फिल्म हीरोज ऑफ रीजांगला नाम से रिलीज हो चुकी है। D मैगजीन YouTube चैनल पर रिलीज हो चुकी है। मेरा अनुरोध है कि आप इस फिल्म को देखें, मौका लगे तो इस कहानी को पढ़ें,
और इसे देखकर बताएं कि क्या भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की उस कहानी को आप जान पाए हैं, देख पाए हैं। रिजांगला की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसे दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक लड़ाई माना जाता है। पहली लड़ाई आपने एक फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की, स्पार्टन 300, थर्मोपाइले की लड़ाई उसे कहते हैं। पहली लड़ाई वो है। दूसरी लड़ाई रिजांगला की है, जहां 120 जवान एक तरफ थे, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के 120 जवान एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे 5000 चीनी सिपाही। सुबह 2 बजे 18 नवंबर 1962 को सुबह 2 बजे उन्होंने भारतीय जवानों पर आक्रमण किया। भारतीय जवानों के पास गोला बारूद नहीं था पर्याप्त, संसाधन नहीं थे पर्याप्त, लेकिन उन्होंने 1 इंच अपनी जमीन नहीं छोड़ी और अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर शैतान सिंह के साथ आखिरी गोली, आखिरी शख्स तक लड़ते रहे। अब इस किताब, उस पूरी कहानी का संकलन मैंने इस किताब में किया है और इस किताब की कहानी पर बनी है ये फिल्म हीरोज ऑफ रिजांगला। मेरा अनुरोध है आप इसे देखें और उसके बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार। जहाँ तो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए ये दिनेश कांडपाल जी थे, जिनकी पराक्रम पुस्तक जो लिखी है उन्होंने, उसी पर ये बनी है फिल्म और इसे यूट्यूब पर लगा दिया गया है। दिनेश कांडपाल जी की ये कहानी जो है, इसमें फिल्म की डॉक्यूमेंट्री भी दी गई है, लिंक भी दिया गया है। रिजांगला युद्ध पर बनी सेना की डॉक्यूमेंट्री पर बोले पराक्रम पुस्तक के लेखक दिनेश कांडपाल आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं और एक अच्छी चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं और तभी सेना ने इनकी किताब पर जो एक कहानी है, बाकी और भी चीज़ें हैं, काफ़ी मोटी पुस्तक है, लेकिन उस पर उन्होंने ये किया है। और आरजेएस स्टार जो हैं वो विजया भारती जी हैं, लोक गायिका, और उनका ये पोस्ट है म्यूजिकल इवनिंग में आ रही हैं 21 नवंबर 8:30 बजे फेसबुक लाइव। विजया भारती लोक गायिका और आरजेएस स्टार भी हैं। तो इस तरह से ये जानकारी आप लोगों तक साझा कर दी गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी ये भी सदमा लगता है जो सरकारी मीडिया देखते हैं और सुनते हैं कि ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, अब 21 नवंबर से नहीं सुनाई देगा। ये श्रोताओं के लिए जो है कोई अच्छी खबर नहीं है और ये खबर आज आई है कि आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र उत्तर प्रदेश में अब 21 नवंबर से सुनाई नहीं देगा। तो ये इस तरह की चीज़ें श्रोताओं को निश्चित रूप से रास नहीं आएंगी और बीते कई वर्षों से अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही गोरखपुर आकाशवाणी अब खामोश हो जाएगी। महानिदेशालय से आए पत्र में गोरखपुर और जालंधर केंद्र को भी तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। आकाशवाणी प्रशासन ने 46 वर्षों संचालित इस केंद्र को 21 नवंबर 2020 से बंद करने का निर्णय ले लिया है। तो बाकी और भी चीज़ें हैं, वजहें होंगी, वो सारी चीज़। दैनिक जागरण की ये खबर है, ध्रुव कुमार जो हैं उनकी तरफ से ये पोस्ट आया था, तो हमने सोचा कि ये जानकारी भी आप लोगों तक साझा कर दें। और दिल्ली में अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 2000 का फाइन हो गया है। अगर मास्क आप नहीं लगाएंगे तो दिल्ली में 500 से बढ़ाकर 2000 का फाइन हो गया है। तो इसको ध्यान रखते हुए ही दिल्ली में कदम आप रखेंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और उसे लेकर टीपू सुल्तान को लेकर जो है वो इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले विवाद रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना बहुत ही असंभव है। और 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। तो आइए आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। जी हाँ, ये टीपू सुल्तान है। शेरे मैसूर भी कहा जाता है। और ये खिराजे अकीदत पेश किया जा रहा है। और मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान जी की जन्म जयंती पर नमन। शेरे मैसूर रॉकेट टेक्नोलॉजी के आविष्कारक, स्वतंत्रता सेनानी बादशाह मीर फतेह अली बहादुर टीपू सुल्तान, इस तरह की चीज़ें लोगों ने महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया है। भारत के महान वीर योद्धा मैसूर टाइगर
टीपू सुल्तान की जयंती पर नमन। जब जिंदा थे तब फिरंगी डरते थे, इस तरह की बातें टीपू सुल्तान को इतिहास से नहीं, एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी है इन्होंने निर्भीकता पूर्वक। टीपू सुल्तान बहादुर थे, योद्धा थे, शेर की तरह जीना इनके नाम पे है। तो जो भी भारत के महापुरुष हैं, हम लोग उन लोगों को सकारात्मक ढंग से याद करते हैं। और जिस तरह से सकारात्मक एनर्जी रहती है तो कोई आदमी जो है फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना होगा। आज उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो है अपना जन्मदिन भी मनाया। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ये बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं और 91 साल में भी अभी स्वस्थ हैं। और 91वें जन्म दिवस पर उड़न सिख मिल्खा सिंह ने बताए फिटनेस के राज। कहा, लंबी उम्र के लिए रोज 10 मिनट दौड़ें। 10 मिनट तो कम ही है, लेकिन कम से कम कहा कि 10 मिनट दौड़ें। उड़न सिख पद्मश्री मिल्खा सिंह आज अपने परिवार के साथ अपना 91वां जन्मदिन मनाए। इस मौके पर उन्हें सुबह से बधाई संदेश मिल रहे हैं। और मिल्खा सिंह बताते हैं कि आज मुझे रिटायर हुए 31 साल हो गए। मैंने साल 1961 में पहली बार केक काटा था। उसके बाद परिवार के साथ हर साल केक काटकर अपने जन्मदिन की खुशी को मनाता हूं। मेरा बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता है। जब देश आजाद हुआ तो मैं 17 से 18 साल का था। मैंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी दौर देखा और आज मोदी का दौर भी देख रहा हूं। ईश्वर ने मुझे स्वस्थ जीवन दिया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लंबी उम्र के लिए रोज दौड़े 10 मिनट, कहना है मिल्खा सिंह जी का। पद्मश्री मिल्खा सिंह बताते हैं कि युवा पीढ़ी ने जब मेरी फिल्म भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी तो वो मेरे संघर्ष से रूबरू हुए। भारत पाक बंटवारे के बाद मेरे परिवार के लोगों के सामने बचपन से जवानी तक का सफर बेहद गरीबी में बीता। कई बार भूखा सोया, जगह जगह धक्के खाए, पर हार नहीं मानी। जीवन में जो भी चुनौती मिली उसे सहर्ष स्वीकार किया। आज मेरे पास सब कुछ है। परिवार के साथ हर छोटी बड़ी खुशी को मनाता हूं। यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने अपने जीवन के नियम बनाए हैं। आज 91 साल का हो गया हूं, फिर रोज गोल्फ खेलता हूं, दौड़ता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। आप भी लंबी उम्र चाहते हैं तो रोज 10 मिनट दौड़ें। जागरण.com। तो इस तरह से मिल्खा सिंह जी ने एक संदेश दिया है। और आजकल व्यायाम, दौड़ना, ये सब सारी चीजें, सैर करना, ये बहुत ही जरूरी है। प्रकृति के साथ जीना। और इसीलिए छठ के, आप जानते हैं, प्रकृति के करीब का ये छठ है। सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। छठी मैया को भक्ति करने का है। जगदीश चावला जी पत्रकार हैं। एक खूबसूरत स्लोगन भेजा है उन्होंने, तो ये स्लोगन आप पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बांट दिया है। और इस तरह से लोगों की सोच जो है, उसके चलते जो बदलाव है समाज में, आप कोशिश करके देख लीजिए, आसानी से लोग बदलते नहीं हैं। 20 नवंबर को जन्मदिन, जैसे कि मिल्खा सिंह जी का बताया हमने, टीपू सुल्तान जी का बताया, उसी तरह से बबीता फोगाट का भी जन्म 20 नवंबर को 1989 में हुआ था। और 20 नवंबर को निधन हुआ था निर्मला ठाकुर, भारत की प्रसिद्ध कवयित्री, जिनका 2014 में निधन हुआ था। 20 नवंबर 2009 में श्याम बहादुर वर्मा, बहुमुखी प्रतिभाशाली, अनेक विषयों के विद्वान, विचारक, कवि, इनका निधन हुआ था। फैज अहमद फैज, प्रसिद्ध शायर, जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, इनकलाबी और रूमानी के मेल की वजह से जाना जाता है, तो 20 नवंबर को इनका निधन हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम बहुत लोग सुने होंगे, जानते हैं, लेकिन 20 नवंबर को अमेरिका के वाशिंगटन में 1866 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 20 नवंबर को। तो ये चीजें जो हैं आप अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि बच्चे अगर जानेंगे तो निश्चित रूप से उनका जनरल नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि 21 नवंबर कल है, तो हरे कृष्ण मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक हैं। उड़ीसा में लोग जानते हैं, वैसे भारत को जानना चाहिए। हरे कृष्ण मेहताब, जिनका 21 नवंबर को 1899 में जन्म हुआ था। नायक यदुनाथ सिंह, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक, 1916 में 21 नवंबर को जन्मदिन।
और आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री का 21 नवंबर 1941 को जन्मदिन। केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी। आप जिस राज्य के हैं हो सकता है केसरी सिंह बारहट को नहीं जानते हैं, लेकिन राजस्थान में ये बहुत फेमस हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। 21 नवंबर 1872 को जन्मदिन। और सीवी रमन जो आप जानते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर वेंकट रामन, रमन इफेक्ट पे मिला था 1970 में 21 नवंबर को जन्मदिन। थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहेंगे वेंकट रामन जी के बारे में कि सीवी रामन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में जो है आपका निधन हुआ 21 नवंबर को, और 7 नवंबर को जन्मदिन है 1888 में। 21 नवंबर 1970 को आपकी मृत्यु हुई है। भारतीय भौतिकी शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में आपको भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसका आविष्कार आपके ही नाम पे रखा गया है, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। और 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया, और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया चंद्रशेखर वेंकट रामन को। तो ये जानकारी आप लोग भी अपने घरों में अगर पहुंचा देंगे तो आपके ही बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और जो पुस्तक है उसके बारे में आप लोग अगर कुछ लिखे हैं तो उस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि स्मारिका जो है वो बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसमें आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान, जिन लोगों को राष्ट्रीय सम्मान की जो घोषणा हुई है उसके बारे में भी बताया गया है, तो वो आप लोगों तक भी पहुंचाना है कि सभी अवार्ड को जितने भी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का ये अवार्ड आरजेएस पहली बार भारत में शुरू किया है इतने बड़े पैमाने पे। पूरे भारत के तमाम महापुरुषों को एक ही मंच पर उपस्थित करने का है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की उत्तराखंड की यात्रा हुई थी, वो भी इसमें शेयर किया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी टीम गई थी और वहाँ पे बैठकें हुई थी, लगभग 6 बैठकें हुई थी और 15 लघु बैठकें हुई थी। और ये टीम है, उत्तराखंड की 1 हफ्ते की यात्रा थी। ये हरिद्वार का बैठक का दृश्य है। इसी तरह से तमाम जगह हुए थे, और इसमें देखिए महापुरुषों के बारे में जानकारी दी गई है। ये अपने अपने बच्चों तक, रिश्तेदारों तक भेजेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपके रिश्तेदारों को एक चीज़ एक जगह, क्योंकि ये सकारात्मक भारत आंदोलन के हिसाब से है, केवल ये किताब नहीं है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को देखा आपने, बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, और परफेक्ट हेल्थ मेला को हम लोगों ने समर्थन किया था, जो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आभासी ऑनलाइन हुआ था। यहाँ पे देखिए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, ये पिछले साल की तस्वीर है जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा हुई थी। तो आनंद कुमार हैं, उनकी माता जी के घर पे हम लोग थे, और वहाँ आनंद कुमार जी के भाई ये प्रवीण कुमार जी भी हैं। आनंद कुमार ये हैं, प्रवीण कुमार ये हैं, ये माता जी हैं। तो इनके घर पे हम गए थे, और ये न्यूज़ है परफेक्ट हेल्थ मेला की। यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का है। इस तरह की जानकारी जो है यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी की है। तो तमाम जो 25 अक्टूबर से लेकर और 20 नवंबर तक के जो भी महापुरुष हैं उन लोगों के बारे में है। इनकलाब का नारा किसने दिया था, ये सब जानकारी है। सकारात्मक भारत भवन बनेगा, इसकी जानकारी है। और आप देखिए ये दीपावली और सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हैं इसमें शेयर किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो 16 नवंबर को मनाया गया उसके बारे में है। मंत्रियों ने क्या बधाइयाँ दी, क्या लिखा, वो सारी चीज़ें हैं। भाई दूज है। तो ये एक उदा देवी, बहुत कम लोग जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी महिला थी, लेकिन किस तरह से अंग्रेजों को छक्के छुड़ाया, वीरगति को प्राप्त हुई। तो बिल्कुल ही पारिवारिक है ये परिवार में। इस तरह की अगले महीने भी आएगी स्मारिका, तो 18 नवंबर है। उसी तरह से 20 नवंबर तक का है। और या फैज़ अहमद फैज साहब का और कुछ लिंक भी दिए गए हैं, जो आपका बच्चा, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार जो हैं। ये छठ महापर्व आ गया आपका, और यहाँ पे आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड जो है उसको धन्यवाद किया है आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने, सभी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ताओं को।
और स्वयं भी अवार्ड की घोषणा की है दीप माथुर जी ने। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में। तो इस तरह से परिवार और महापुरुष यानी घर भी जुड़ गया और महापुरुष भी जुड़ गए। ये अनूठी पहल भारत में पहली बार आरजेएस ने किया है। चाणक्य को देखिए, देखिए अशोक कुमार ठाकुर जी ने अपने माता पिता की स्मृति में, यहाँ माता पिता का सुपुत्र होने का गौरव भी मिल रहा है और देश से आप कनेक्ट कर रहे हैं। तमाम महापुरुष हैं। आप ये देखिए स्वामी विवेकानंद, और आप देखिए ये स्वामी केशवानंद जी और सुभाष चंद्र बोस, यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती, अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और एपीजे अब्दुल कलाम साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, तमाम चीज़ें हैं। ये देखिए नानाजी देशमुख, तमाम चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें कल के लिए हम रखते हैं। कल भी इसको, ये आधा पार्ट आज हुआ है। कल आप जानते हैं कि जो छठ पर्व है, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और कल जो है वो दिया जाएगा उगते हुए सूर्य को सुबह में। तो उस दिन का भी कुछ हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में, और अवार्ड के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ घोषणा करेंगे कि आरजेएस सूचना केंद्र जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन लोग संभालेंगे, तो वो उनके बारे में भी चर्चा कल करेंगे। और अब आइए आप लोगों के पोस्ट को हैप्पी छठ पूजा बिंदा जी लिखती हैं, आकांक्षा जी जय हिंद, नरेंद्र टेसर जी जय हिंद, अशोक कुमार शर्मा जी जय हिंद, हरीश कुमार शर्मा जी वंदे मातरम, हेमंत नरूला जी जय हिंद, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, छठ महापर्व छठ मैया को नमन, सुशील खन्ना जी जय हिंद वंदे मातरम, रवि कुमार जी जय हिंद, रविंद्र प्रसाद जी जय हिंद, और विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं आज तो कमाल कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, रोज ही कमाल होता है। और फिल्म को फेल कर दिया, आभार जी, फिल्म अच्छा। दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर, थैंक यू सर, जय हिंद। आदिराम शाक्य जी जय हिंद, जितेंद्र कुमार जुनेजा जी जय हिंद, आदिराम शाक्य जी वंदे मातरम। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं कि रिलीज होते देख गदगद हो गया मन, धन्यवाद सकारात्मक भारत आंदोलन, थैंक यू। स्मारिका को के शानदार प्रकाशन पर मन्ना जी को बधाई, बहुत बहुत आपको भी बधाई सर, आपके मार्गदर्शन से सारा काम हो रहा है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी वंदे मातरम, स्मारिका का विमोचन का हार्दिक धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद, महेंद्र सिंह जी। हरीश कुमार शर्मा जी ने कुछ लिखा है, आइए वो पहुंचाते हैं आप लोगों पर, हालांकि बहुत लंबा है। स्मारिका के माध्यम से सकारात्मक भारत आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का सफल कार्य किया जा रहा है। स्मारिका विभिन्न जानकारियों के साथ एक सकारात्मकता का दीपक बनकर घर में ज्ञान के प्रकाश को फैलाएगी। सचमुच जानकारियों से भरपूर ये स्मारिका सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और सबके परिश्रम को सफलता मिलेगी। भविष्य में स्मारिका में लेखों, कविताओं और बच्चों से संबंधित जानकारियों को अधिक समाहित कर अपने आप में एक सकारात्मक कार्य कर समाज में इतिहास आरजेएस घर घर तक पहुंचे, तभी हमारा परिश्रम सफल होगा और सकारात्मक भारत का स्वप्न साकार होगा। ये बचपन ही सहारा है, जवानी है बुढ़ापे का, यही तो नींव है जिस पर दीवार खड़ी हो सकती है। जी हाँ, सकारात्मक भारत आंदोलन की दीवार जो है बच्चों से ही खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये तो आंदोलन है और ये चरैवेती, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं, तो समाज में जितने अच्छे लोग हैं उनकी यही पहचान है कि उनसे बातचीत कीजिए। अगर अच्छी बात करेंगे, अगर उनको पसंद आ रहा है तो अच्छे लोग हैं, और अच्छी बातें अगर पसंद नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से उनके मन में कुछ और चल रहा है। हम लोग किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों का एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग करते रहेंगे। और ये चरैवेती चलते रहो, ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे, यही एक कोशिश है। और आप लोग अगर इसको शेयर करते हैं तो आपकी सकारात्मकता, क्योंकि फेसबुक पे शेयर का बटन आपके पास होता है, तो आप अगर ये चीजें और लोगों के पास पहुंचाएंगे तो और लोग जो है चाहेंगे कि वो स्मारिका अपने घर में, क्योंकि इसका कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, ये तो एक सेवा है, वो पहुंचाया जा रहा है कि आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप पढ़ें या ना पढ़ें,
आपने तो अपना जीवन जी लिया है, लेकिन उन बच्चों, मासूम बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए जिनका इंटरेस्ट अभी डेवलप हो रहा है। या तो वो दूसरी तरफ उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जिसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, और वो फिर हाथ से सर से पानी गुजर जाएगा। उसको रोकने की जरूरत है कि उनकी दिशा जो है वो सकारात्मक दिशा हो, वो आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि ये आपका आंदोलन है, ये आपको करना है, इसको आगे आपको बढ़ाना है। और कैसे आप बढ़ाएंगे, तय आपको करना है कि हमें अपने बच्चों को क्या चीज प्रस्तुत करनी है, अपने घर में किस तरह की चीजें लानी है। तो ये स्मारिका जो है बच्चों के महापुरुषों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे देगी, नाम बच्चों को याद हो जाएगा, जनरल नॉलेज भी मजबूत होगा, और उनका इंटरेस्ट जो डेवलप होगा इस तरह की चीजों को पढ़ने में। क्योंकि आप समझिए 25 अक्टूबर से लेकर और 20 नवंबर तक के जो लोग भी हैं उसको एक जगह दे दिया गया है। किताब में ज्यादातर आप देखेंगे सकारात्मक भारत आंदोलन, यानी कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पर आरजेएस की फिलॉसफी है नेकी कर कुएं में डालना, नेकी कर और सबको बता। आप बताएंगे उससे 4 लोग और नेकी करने की सोचेंगे। नहीं तो ये चीजें तो कितने देशवासी देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आज डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने से उनका कोई इतिहास नहीं है। उनसे प्रेरित हो सकते थे लोग, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। उनका तो जो काम था कर गए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी थी, सरकारों की जिम्मेदारी थी। पूरे आपको पता है पत्रकारों की कोई डायरेक्टरी नहीं है। कोई कोरोना में डेथ कर जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कितने लोग डेथ कर गए। इस भारत के कोई आंकड़े नहीं है। इतने बड़े सत्ता में बैठे लोग, इतने प्रशासन, इतने सारे राज्यों की सरकारें कर क्या रही हैं? यही बात को आप लोग उठाइए कि हम लोग एक आंकड़े बन के रह गए हैं कि वो आंकड़े भी नहीं है कि कितने किस राज्य में कितने लोग एक महीने में डेथ कर गए कोरोना के पीरियड में। आंकड़े ही नहीं है। अनुमान लगा लीजिए, ऐसे नाम नहीं है, फोटो तो छोड़ दीजिए। तो जरूरत जिनके पास संसाधन है, और नहीं तो हम लोगों को संसाधन दे। हम लोग अलग अलग राज्यों में हैं, हम लोग जिम्मेदारी दे देंगे। लेकिन सरकार और सत्ता को यह सोचना चाहिए, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उन लोगों को की तरफ ये आवाज उठनी चाहिए कि भारत का एक नागरिक है, वो अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो मुआवजा तो देना छोड़ दीजिए, उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं है। बड़े अजीब स्थिति है। भारत का एक नागरिक होने के नाते अनाम कितने रह गए, वो इसी वजह से रह गए। उनका कोई लिखने वाला नहीं था, उनका इतिहास दफन हो गया। लाखों लाख लोग मरे हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि अपने अपने परिवारों के लोगों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित कर दिया है, और तमाम राज्यों के लोग इसमें आगे आए हैं। वो कैसे सुपुत्र होंगे वो, जिन्होंने अपने पिताजी के जाने के बाद आज उनकी स्मृति को साझा कर रहे हैं। कुछ स्मृतियां आपको साझा की गई हैं और कल कुछ साझा की जाएंगी। आपको इस पुस्तक में अब ये आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी पीडीएफ, सब लोग इसको देख सकते हैं। फेसबुक पे डाल दी जाएगी, जहां फैलाना चाहें आप इसको भेज सकते हैं। और इससे बेहतर अगली बार स्मारिका तैयार की जाएगी आप लोगों के मार्गदर्शन से। इसमें और क्या चीज जोड़ी जानी चाहिए, वो सारी चीजें होंगी, और उसको बेहतर बनाकर अपने भारत के उन नौनिहालों के लिए उपलब्ध कराने की बहुत ही दिली इच्छा है। और आरजेएस ये काम कर रहा है। आपके हिसाब से इस स्मारिका को तैयार की जाएगी। आप बोलिए तो जनाब, इस स्मारिका में आप जैसा चाहेंगे वैसी चीजें डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपने एक अपनी एक दिशा बना ली है। अब इसके नए नए कितने आयाम हो सकते हैं, इसको किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है, वो आप लोगों के सहयोग से, और इसको आपके ही घरों तक पहुंचाया जाएगा बेहतर तरीके से। हम लोगों का ध्यान आप लोगों से ज्यादा आपके परिवार पे है। इसीलिए आपके परिवार को दिल्ली आने पर हम लोग ऐसी व्यवस्था के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठहरने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इधर उधर निश्चित रूप से आप रहते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां आपके ही पूर्वज की तस्वीर टंगी होगी, वहां आपका ही पोता, आपका नाती, आपका रिश्तेदार आएगा, देखेगा। आप बताइए, घर से अलग आपको लगेगा ही नहीं उसे। वहां विराजमान होंगे आपके ही पूर्वज, देश के महापुरुष होंगे। ये पहली बार अनूठी जो है चीजें आई हैं, और 1 घंटा से ज्यादा का समय हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि अब इसको
मेरे ख्याल से कुछ और पोस्ट आए हैं, तो अभी हरीश कुमार शर्मा जी का पोस्ट साझा किए। उसके बाद अवनिंद्र त्रिपाठी जी नए नए जुड़े हैं आरजेएस फैमिली में, लिखते हैं अति सुंदरम जी, थैंक यू। और नरेंद्र टटेसर जी लिखते हैं कि गोरखपुर और जालंधर के आकाशवाणी केंद्रों का बंद होना किसी सदमे से कम नहीं है। जी हाँ, आप तो श्रोता रहे हैं आकाशवाणी के, और आकाशवाणी आम भारतीय के लिए समाचार, जानकारी एवं मनोरंजन का साधन रहा है। आकाशवाणी केंद्रों की देश भर में निरंतर घटती संख्या बहुत पीड़ादायी है। 1.5 साल पूर्व राजस्थान में आकाशवाणी केंद्र बंद हुआ था। लगभग 1.5-2 साल पूर्व ही आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का बंद होना मेरे लिए बहुत बड़े सदमे का कारण, सदमा सा रहा है। जी हाँ, इन चीजों को नरेंद्र टटेसर जी सरकारें नहीं समझती हैं, जनता से कोई पूछता नहीं है। और क्यों बंद होते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सस्ता, सर्वसुलभ चीजें हैं, और एफएम आ गया है। सारी चीजें एफएम पर डालकर लोगों तक पहुंचाना सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए। समाज नीति नहीं चल रही है, राजनीति चल रही है, समाज नीति नहीं चल रही है। और इसीलिए आरजेएस जो है वो ये सकारात्मक राजनीति की तरफ इसलिए इशारा कर रहा है, देशवासियों को कह रहा है कि जब तक आप सकारात्मक राजनीति नहीं देश में स्थापित करेंगे, देश में इसी तरह की चीजें जो हैं अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, वो चीजें देखी जाती हैं कि किस तरह से वो एक सर्वसुलभ चीज है। गांव गांव तक लोग जो है अपने खेतों में काम कर रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से वो सुन सकते हैं। और चूंकि आकाशवाणी का अपना एक अलग, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो चॉइस किया कि उन्होंने दूरदर्शन पे चाहते तो किसी भी चैनल, किसी भी दूरदर्शन पे जा सकते थे, लेकिन उनकी फर्स्ट चॉइस हुई मन की बात कहना है तो आकाशवाणी में आए। आप इसके गरिमा को और इसकी महत्ता को समझिए, और श्रवण जो है वो कितना इंपैक्ट डालता है। इसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की चॉइस हुई कि मन की बात आकाशवाणी पे आए, और सभी केंद्र और दूरदर्शन और साथ में तमाम टीवी चैनल उसको साझा करते हैं। ये अपने आप में एक दूरदर्शिता है। लेकिन अफसोस की बात है, निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े हैं। भारत सिंह परिहार जी, खांगर जी, गजब कहते हैं, गजब सर। इंडिया जिंदाबाद, थैंक यू। ये भारतीय परिवार है। और ललिता जोशी जी तो आकाशवाणी से ही जुड़ी हैं। निश्चित रूप से इन बातों को जो नरेंद्र टटेसर जी ने लिखा है, इन बातों को वो समाचार सेवा प्रभाग और तमाम बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगी। और खलील मोहम्मद साहब, जय हिंद। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सकारात्मक भारत आंदोलन। वरिष्ठ साहित्यकार कवि डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, योग से अमरत्व सह पर्यावरण समस्या समाधान के लेखक। खलील मोहम्मद साहब लगातार जुड़ते हैं, लिखते हैं जय, वंदे मातरम, पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। और नरेंद्र टटेसर जी ने एक और पोस्ट किया है, आरजेएस की नवंबर माह की पीडीएफ स्मारिका पढ़ने को मिली। क्योंकि मैं प्रायः प्रतिदिन आरजेएस फेसबुक लाइव से जुड़ता हूं, इसलिए आरजेएस सकारात्मक जानकारियों के विषय में पुनः हाथ में स्मारिका रूप में पाकर मन प्रफुल्लित होता है। जय हिंद। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जय हिंद। कटेसर जी आपका बराबर हो जाता है, जरा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2-3 बार मैंने देखा। तो डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी टटेसर हैं, टटेसर गांव, जिन्होंने आरजेएस के सकारात्मक भारत भवन के लिए इन्होंने भूदान की घोषणा की है। यही डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी हैं। कटेसर नहीं, टटेसर। तो क्योंकि कई दिन से मैं देख रहा था 2-3 बार आपने लिखा है, तो जरा सा टटेसर जी को टटेसर जी ही कहा जाए। और यामीन मलिक जी, जय हिंद आपको। और टटेसर जी लिखते हैं, आरजेएस की इस पीडीएफ स्मारिका में जहां राष्ट्रीय व्यक्तित्वों भूपेन हजारिका एवं सुप्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी जी जैसे व्यक्तित्व के विषय में अधिक जानकारी मिली, वहीं क्षेत्रीय जी जैसे वहीं क्षेत्रीय क्या लिखते हैं, क्षेत्रीय सकारात्मक व्यक्तित्व अजमेर सिंह जी खरब जी, आपके गांव के बगल के ही हैं, मुंडेला खुर्द, बाहरी दिल्ली में पड़ता है। और आरजेएस के साथ जुड़े रहे, दिल्ली सरकार में वो प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, लेकिन सामाजिक व्यक्ति थे। और हम लोग जब ये सकारात्मक भारत आंदोलन की जो नींव है वो 2007 और 9 के बीच में पड़ी थी। उस समय तमाम कार्यक्रम वगैरह बच्चों के साथ, गुरुकुल, संडे मन्ना गुरुकुल करके 7 महीने तक वो एवरी संडे चला था। उसमें अपने दो पोते के साथ आते थे, प्रशांत और निशांत, दोनों आते थे बच्चे। अब तो बड़े हो गए हैं, तो 2007 की बात करते हैं।
और उस समय बच्चों के बाल दिवस किए गए। फिर LTG जो मंडी हाउस दिल्ली में है, वहां पर बच्चों का ऑडिटोरियम दिखाया गया। गांव के बच्चे थे, वो तमाम गांव के बच्चों के साथ 7 महीने तक वर्कशॉप चली थी और उसमें बच्चों के कार्यक्रम बाल दिवस हुए थे। और फिर बच्चों को ऑडिटोरियम दिखाने के लिए एक बार ले गया था LTG ऑडिटोरियम में, तो उसमें अजमेर सिंह जी वगैरह सब बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ रहते थे। तो एक दिन अचानक फ़ोन किया मैंने, उनके लड़के से बात हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। भरतराम मालकोटी जी RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। और कल इंदिरा गांधी जी की जयंती पे आपकी माता जी की स्मृति में जो इंदिरा गांधी जी के नाम पे आपने अवार्ड भेंट किया है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। और नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं, इन सब के अतिरिक्त PDF स्मारिका में RJS द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रेरणादायक प्रदान करने वाले सकारात्मक व्यक्तित्वों को जनता के सामने लाकर उनके नाम पर सम्मान देने की जो प्रथा शुरू की गई है, उसके बारे में भी जानकर बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र टेटेसर जी। प्रहलाद सिंह जी जय हिंद। प्रहलाद सिंह जी, भरतराम मालकोटी जी जय हिंद। प्रहलाद जी लिखते हैं, भगवान सूर्य की उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद आपको भी। RJS स्टार कुणाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, ये पत्रकार हैं, गढ़नी आरा भोजपुर बिहार से। भरतराम मालकोटी जी लिखते हैं, सभी को मेंबर्स को, RJS फैमिली को, फेसबुक फ्रेंड्स को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और शुभकामनाएं दे रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी। और टेटेसर जी लिखते हैं, जय हिंद सकारात्मक भारत आंदोलन। और सुभाष तरफदार जी जुड़े हुए हैं, जो इंदौर में हैं आजकल, पहले दिल्ली में थे। और आपकी बेटी नव्या को RJS का लिटिल स्टार, जो RJS के वंदे मातरम ब्रांड एम्बेसडर हैं, वंदे मातरम के MS बिट्टा साहब, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी के हाथों आपकी बेटी को वो अवार्ड दिया गया था। बहुत ही अच्छा पेंटिंग करती है नव्या, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। और RJS का सुभाष तरफदार जी से बातचीत हो रही थी, तो वो साझा करना चाहेंगे। बता रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले वो बेटी से बात हो रही थी और वो लोग चर्चा कर रहे थे अपने घर में। और संध्या तरफदार जी हैं आपकी धर्मपत्नी। तो आपने बहुत अच्छे बच्चे को संस्कार दिया है, क्योंकि अमूमन ये होता है, आप भी इससे समर्थन करेंगे कि जब बच्चा पेंटिंग वगैरह कर रहा होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि बेटे क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। लेकिन आपका परिवार गौर करने लायक है कि आपने संस्कार दिया बच्चे को, और तभी नव्या जो है वो आज RJS स्टार पहली बार बनी 2018 में, और उसके बाद उस अवार्ड की झड़ी लग गई है, बता रहे थे सुभाष तरफदार जी। जय हिंद। खलील मोहम्मद साहब जय हिंद। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं कि RJS के देश भर के पूरे परिवार को बधाई। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जुड़े हैं, आपने बहुत ही अच्छा लेख भेजा था छठी मैया के ऊपर, सूर्यदेव की उपासना के पर्व छठ पर। धन्यवाद आपको। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी भी राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। और अस्तलगामी सूर्यदेव से मेरी प्रार्थना है कि हमारी पारिवारिक सकारात्मक भारत निर्माण के परिणाम प्रेरक हों। निश्चित रूप से प्रेरक होंगे। गोविंद जाखड़ जी जुड़े हैं, धन्यवाद जाखड़ जी आपको जुड़ने के लिए। और विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं, आकाशवाणी के संचालन के बड़े बड़े अधिकारी कमजोर को बनाया जाता है, बंद होने का कारण हो सकता है। सर आप तो श्रमिक नेता भी रहे हैं और लेखक पत्रकार रहे हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो, रिजल्ट कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि आकाशवाणी के चैनल, टेटेसर जी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रसारण सेवा बंद हो गया। और अब गोरखपुर केंद्र के बारे में, जालंधर के भी केंद्र के बारे में अभी जो खबर आई थी गोरखपुर के साथ जो हमने सुनाया था, तो इस तरह से एक जनमानस को सर्वसुलभ जो रेडियो है, रेडियो के लिए अब जरूरी नहीं है, अब तो मोबाइल में FM पे करके वो जा सकते हैं। तो अब मीडियम को ट्रांस करके किया जा सकता है। लेकिन एनीवे सरकारी डिसीजन है, लेकिन अब आपके सामने है, वो चीजें आप लोगों तक पहुंचा दी गई हैं। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी वंदे मातरम, भोला प्रसाद जी जय हिंद। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चर्चा कर ली है और ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का कोई और सवाल यहां पर नहीं है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 101 अंक तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद का अभी प्लान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि इसको समर्थन देने का मतलब होता है कि आप इसको शेयर करें। अगर आप इसको शेयर करते हैं, जो हम नहीं करते हैं,
क्योंकि वो जानकारी आप जानते हैं सोशल मीडिया पे पता चल जाती हैं, बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं। अगर ये उपयोगी नहीं है तो इसको चलाए रखने का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग और भी तमाम काम होते हैं और आप लोगों के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी चीज है या इसको आप चाहते हैं कि इस मंच को और अच्छा बनाया जा सके, तो उसमें आपके सलाह और सुझाव आने चाहिए। आपके मार्गदर्शन का ये आपका ही कार्यक्रम बनाया गया है। जैसे आपने देखा ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की पोस्ट साझा की गई, झारखंड से जो है आरजेएस फैमिली के श्रेष्ठ जी हैं, उनकी पोस्ट को साझा की गई है। और आपने देखा कि रमेंद्र कुमार सिंह पटना से साझा किया गया, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का पोस्ट साझा किया गया। आपके तमाम पोते पोतियों का साझा किया जाता है। जो पत्रकार हैं उन्होंने आज पोस्ट किया था, जो पराक्रम पुस्तक उन्होंने लिखी है उस पर भारतीय सेना ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो जो कांडपाल जी हैं उन्होंने ये पोस्ट साझा किया, तो उनको यूट्यूब पे लगा दिया गया उनकी वीडियो को, और कई बार वीडियो को लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ साझा भी करते हैं। तो ये तो कुल मिलाकर आप लोगों का है। आज विजय शर्मा जी जो न्यूज संपादक हैं वीर अर्जुन के, सांध वीर अर्जुन के, उन्होंने भी एक पोस्ट साझा किया था। मैंने उनसे कहा था कि आप एक वीडियो साझा कर दीजिए, क्योंकि उसको शेयर करेंगे, तो अभी आया नहीं है। सकारात्मक पत्रकारिता के बारे में कह रहे हैं कि जो पत्रकार हैं वो नेताओं के पीछे जो है पीछे पीछे चल रहे हैं, और ये स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। मैं इशारा करना चाहता हूं, कल भी हमने कुछ इशारा किया था, समाज को चाहिए समाज नीति मजबूत हो, और ये निर्भर करता है। जगदीश चावला जी का पोस्ट साझा किया गया जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो यही लिखा कि जो गरीब है उसको फुर्सत नहीं है, कुछ ऐसे ही हिम्मत नहीं है, गरीब को हिम्मत नहीं है, जो मध्यम वर्ग है उसको फुर्सत नहीं है, और अमीर लोगों को तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। इसके बीच में ये निर्भर करता है कि आप लोग इन चीज़ों को अपने परिवारों तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो ये चीज़ें तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और चीज़ें जो हैं वो नहीं जाएंगी। तो कुछ और हम लोग काम करेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आज के लिए मैं एक मुस्कान के साथ आप लोगों को कल कोशिश यही रहेगी कि कल सायं 8 बजे 100वें अंक में आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे, और आज जो बातें रह गई हैं, छठ की भी कुछ बातें रह गई हैं, उसको साझा करेंगे। और अवार्ड जो है उसको कल के लिए रखते हैं, कल उसको डिस्प्ले किया जाएगा। जो आरजेएस पीडीएफ में एक जगह क्लब कर दिया गया है, सारे अवार्ड को एक जगह क्लब कर दिया गया है, तो वो सारा कल डिस्प्ले किया जाएगा। और 101 अंक यानी कि परसों तक के लिए आप मान के चलिए कि परसों कंटिन्यू हम लोग 8 बजे तक जुड़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों की तरफ से अगर जोरदार समर्थन और फेसबुक लाइव की डिमांड आएगी तब उस पर शायद घोषणा हो जाए, नहीं तो आरजेएस ऑब्जर्वर पर मैं छोड़ता हूं, वो जैसा कहेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग जुड़े, आपका एक मुस्कान के साथ आभार व्यक्त करते हैं, और जय हिंद जय भारत कहते हुए कल इसी मुस्कान के साथ, इसी एनर्जी के साथ, सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद शाम को हम लोग 8 बजे यहाँ लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी ने अभी लिखा है कि शेयर ऑफ 23 ग्रुप्स, आरजेएस के एडमिन हैं, बहुत अच्छा काम किया दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी ने। आप 23 ग्रुपों में साझा कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, अपने रिश्तेदारों तक इसको पहुंचाएं। हमारी तो यही इच्छा है कि अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद जय भारत। कल सायं 8 बजे जरूर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।